हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह मजे कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे, राइट? तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें और भी ज्यादा असिस्टेंस चाहिए होती है, राइट? तो हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्कोर प्लस पे, जहाँ पे हम आपकी एक्स्ट्रा असिस्टेंस करने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं पढ़ने में, समझने में और चीजों को एग्जीक्यूट करने में, राइट? तो मैं प्रियंका हूँ, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर, जिसके साथ मिलके आप बायो के जो भी चैप्टर्स हैं वो कवर कर रहे हैं। एंड आपको अब तक आइडिया लग चुका होगा कि हम जो हैं हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना एक चैप्टर जिसका नाम है, क्या नाम है? जिसका नाम है टिश्यूज। एंड इस टिश्यूज में हमने अब तक देख लिया है, क्या देख लिया है जी? हमने देख लिया है कि हमारे पास जो टिश्यूज हैं वो फॉर्म होते हैं सेल से। एंड अब तो हमने काफी हद तक जो है काफी टाइप के टिश्यूज जो हैं वो कवर कर लिए हैं, राइट? वी स्टार्टेड विद द प्लांट टिश्यूज, देन हमने एनिमल टिश्यूज का भी एक टाइप कवर कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक वो चीजें नहीं देखी है, आप जल्दी से पीछे जाके वो सारे के सारे वीडियोज जो हैं वो देख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी लॉस ना हो, राइट? वी जस्ट कांट अफोर्ड द लॉस। सो जब हम बात कर रहे हैं बेटा लॉस की, प्रॉफिट की, तो ऑब्वियसली मैथ्स में होता है ये सब कुछ, लेकिन मैम आज बायो में क्यों बात हो रही है, राइट? तो जब हम बात कर रहे हैं ना बेटा लॉस एंड प्रॉफिट की, तो एज सच बायो से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने टिश्यूज की, राइट? तो देखो सेल्स जो हैं हमें पता है कि रोज नए सेल्स जो हैं वो टूटते हैं, बनते हैं, राइट? एंड वैसे ही टिश्यूज भी हैं वो उन्हीं सेल से बन रहे हैं। तो जो लॉस है सेल का वो भी होता रहता है एंड न्यू सेल्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉफिट भी होता है। तो जब हम बात करते हैं टिश्यूज की, जो भी टाइप टाइप के टिश्यूज हैं हमारे पास जो बन रहे हैं, राइट? तो उन्हीं में से एक और एनिमल टिश्यू है जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो इससे पहले बेटा हमने कवर किया था एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। तो अगर आपने अभी तक वो वाला जो वीडियो है नहीं देखा है, देख लीजिए प्लीज, क्योंकि इससे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? नाउ जब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम से ही काफी चीजें क्लियर हो रही है। कनेक्टिव टिश्यू, समथिंग इज गोइंग टू गेट कनेक्टेड, कुछ तो कनेक्ट होने वाला है, राइट? तो अगर आपका दिमाग यहां तक पहुंच चुका है तो वेरी नाइस, क्योंकि यस जो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा ये कुछ तो कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ये क्या कनेक्ट करेंगे वो हम इसी सेशन में पूरा का पूरा देखने वाले हैं। तो ये चीजों को कनेक्ट करते हैं और बेस्ड ऑन कौन सी चीज ये कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास फर्दर इनके 4 और टाइप्स हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग विद द एरियोलर टिश्यू। एरियोलर से ना कुछ एयर एयर याद करो। इससे पहले भी हम प्लांट टिश्यूज में एक टिश्यू कवर कर चुके हैं जहां पे ऐसे ही एरियोलर या एरन समथिंग आ रहा था, ठीक है? तो अगर आपको वो याद आ गया तो बता दो कि मैम कौन से एयर की बात कर रही हैं। और आज हम देखेंगे इस एरियोलर टिश्यू की जो कि हमारी बॉडी में, राइट? एंड देन हमारे पास आ जाता है बेटा एडिपोज टिश्यू। देन है हमारे पास स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल से तो सबको अपना ना स्केलेटल सिस्टम याद आ गया होगा, हड्डियों का ढांचा याद आ गया होगा, ठीक है? और अगर याद आ गया है तो बहुत सही रास्ते जा रहे हो, बहुत सही दिशा में दिमाग तुम्हारा चल रहा है। एंड लास्टली हमारे पास है बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड से अगर आपको याद हो कि हमने सीखा था कि जहां पे भी फ्लूइड वर्ड दिख रहा है वहां सिंपली हमें समझ जाना है कि यहाँ कोई तो चीज है जो फ्लो कर रही है। तो हमारी बॉडी में क्या फ्लो कर रहा है? अगर याद आ गया है तो बहुत बढ़िया, ठीक है? तो एक एक करके ना इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस एरियोलर टिश्यू से, राइट? उससे पहले जो है एक बार देख तो ले कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, राइट? तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीजें इस कनेक्टिव टिश्यू में हमें मिल सकती हैं। तो जब हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो नाम से तो भाई चीजें क्लियर हैं, लेकिन अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो यूजुअली जो इसके सेल्स होते हैं बेटा वो अच्छे से वाइडली स्पेस्ड होते हैं, लेकिन इनके जो सेल्स है ना वो किसी चीज में डूबे हुए रहते हैं। मतलब कि मान लो कि तुमने एक घर बनाया, तो तुम जब घर बनाओगे तो उस घर में जो ईंटें हैं उनको जोड़ने के लिए आपको कंक्रीट चाहिए ना, उसको जोड़ने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, राइट? एंड वो जो सीमेंट है वो अकेला नहीं होता, उस सीमेंट में हमारे पास अलग अलग चीजें होती है। जैसे अपने पास बालू डाली जाएगी,
जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे वो डाले जाते हैं ताकि जो वो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो, राइट। तो सेम वे जब कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होते हैं तो इसमें जो वो कॉन्क्रीट वाला काम है, वो जो कॉन्क्रीट वाला चीज है बेटा, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो सेल्यूलर कंपोनेंट है या फिर जो बाकी चीजें हैं वो सबमर्ज रहती है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? ये मैट्रिक्स हो गया वो सीमेंट, और उस सीमेंट में जो हम बालू डालते हैं या फिर जो हम पत्थर वगैरह डालते हैं वो बेटा अपने सेलुलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यूजुअली जो सेल्स हैं वो काफी वाइडली स्पेस्ड होते हैं और वो सारे के सारे इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में फिक्स्ड होते हैं। यहाँ जो ये स्पेस है ना, यहाँ पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है बेटा वो आपको देखने को मिलेगा। अब जब आगे चलते हैं तो जनरली जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ तो हमें मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स के अलावा यहाँ पे आपको सेलुलर पार्ट देखने को मिलेंगे जो कि ऑब्वियसली मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। देन जब हम और आगे चलते हैं, राइट, कि ये कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअल में कर क्या रहा है, तो इनका बेटा मेन फंक्शन होता है बॉडी को सपोर्ट देना। अब किसको देंगे सपोर्ट? ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है तो उन चीजों में ऑर्गन्स भी तो कुछ होते हैं ना, ऑर्गन्स भी होते हैं कुछ, तो वो जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट देते हैं, बॉडी का जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है वो फॉर्म करते हैं, राइट। सो दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड इसकी वजह से सारे ऑर्गन्स ना अपनी जगह पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पेट यहाँ प्रेजेंट था, रात को नीचे पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाए, अपनी जगह पे ही रहता है ना। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसने कुछ कनेक्शंस जो हैं वो एस्टैब्लिश कर रखे हैं कि तुम उस पर ध्यान रखना, वो यहाँ से वहां ना चले जाए, ठीक है। तो इसी की वजह से कोई चीज इधर से उधर नहीं होती, वो अपनी जगह पे ही प्रेजेंट रहती है। क्लियर? तो ये हो गया जी अपने कनेक्टिव टिश्यू की बात। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू से। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज एरियोलर टिश्यू। एरियोलर, तो जब भी ऐसा कुछ सुनाई देना, ऐसा कुछ साउंड करे तो एयर को याद कर लिया करो, ठीक है। क्या याद कर लिया करो? एयर। तो भाई जहां कुछ नहीं होता वहां एयर होता है, राइट। यहां देखो कुछ भी नहीं है, है ना, आई जस्ट कैन नॉट फील एनीथिंग, लेकिन यहाँ एयर है। मैं देख नहीं सकती, मैं फील नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे एयर है। तो सेम वे जहां पे बॉडी के अंदर कुछ नहीं है वहां पे अपने पास एरियोलर टिश्यू है। मतलब कि ये जो एरियोलर टिश्यू है बेटा, ये ऑर्गन्स के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट है उनको फिल करने का काम करता है, उनको भरने का काम करता है कि अच्छा इस और इस ऑर्गन के बीच में जगह रह गई है तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एक दूसरे से मूव कर जाए, पर मुझे तो इन्हें सही जगह पे रखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां जाके अपनी जगह ले लूंगा। तो वैसे ही करता है ये एरियोलर टिश्यू, जहां पे भी स्पेस दिखता है वहां जाके ये फिक्स हो जाता है ताकि जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह पे रहें, राइट। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, किस किस ऑर्गन्स के बीच में देखने को मिलेंगे? तो ये ज्यादातर आपको स्किन और मसल के बीच में देखने को मिलेगा। अब कभी देखो अपनी स्किन उठाओगे तो ये स्किन जो है वो मसल के साथ अलग नहीं होती, राइट। आई तो जस्ट कैन नॉट इवन मूव इट, ये तो उठ भी नहीं रहा इजीली। तो यहाँ पे जब भी आप स्किन को पकड़ेंगे ना तो स्किन के साथ आपकी मसल भी आएगी, राइट। तो भाई स्किन और मसल आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? इट इज बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें भी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? अपना एरियोलर टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेजल्स के आसपास ऑब्वियसली भाई नसें हैं, पतली पतली होती हैं, इधर उधर हो सकती हैं, तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उनको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए, उनको भी चाहिए कि मेरे आसपास कुछ हो, तो वहां पे भी अपने पास ये एरियोलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है। नर्व्स के इर्द गिर्द आपको दिखने को मिलेंगे ये, एंड इवन जो हमारा बोन मैरो है, बोन मैरो क्या होता है? तो बेटा ये कुछ स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं जो हमारे बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो बोन को फिल करते हैं, राइट, जिसके अंदर से फिर अपनी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, काफी इंपॉर्टेंट नर्व्स जाते हैं। तो वो जो बोन मैरो है वहां पे भी ये जो एरियोलर टिश्यू है ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है ताकि वही चीजें सारी अपनी जगह पर रहें, ठीक है, चीजें इधर से उधर नहीं होनी चाहिए बस। एंड देन अगर बात करें कि भाई ये कर क्या रहा है इतनी जगहों पे प्रेजेंट होके, तो बेटा ये सपोर्ट दे रहा है एंड इवन ये पैकिंग टिश्यू का भी काम करता है कि ठीक है मैं यहां भर गया हूं, अब ये चीज एकदम सुरक्षित है, राइट। तो ये उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा है एंड वो एकदम से पैक हो रही है वो जगह, ठीक है। तो ये पैकिंग टिश्यू का भी काम करता है एंड अल्टीमेटली ये सपोर्ट उन्हें देता है, ठीक है। नाम से याद कर लो ना, जहां कुछ नहीं है वहां एयर है, मतलब कि एरियोलर टिश्यू है। अब ऑब्वियसली जब ये ऑर्गन्स के आसपास प्रेजेंट है तो ये ऑर्गन्स को सपोर्ट तो देगा, ये ऑर्गन्स को पैक कर रहा है, तो नाम से ही आधी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं और हो जानी चाहिए, ठीक है। ज्यादा ना रट्टाफाई नहीं करना चीजों को,
कि यार अच्छा एरियोलर टिश्यू के ये पॉइंट्स है, ऐसे याद करेंगे। नो, डोंट डू दैट। नाम पढ़िए, नाम समझिए, मतलब समझिए, और उस मतलब से जो चीजें समझ आए वही आपके बेटा सारे के सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। एंड लास्टली ये जो एरियोलर टिश्यू है, ये टिश्यूज को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। क्या तुझे चोट लग गई है, तूने इंजरी देखी अभी अभी, जस्ट गेट ओके। तो डर मत, मैं हूं तेरे साथ, ठीक है। वरी नॉट व्हेन एरियोलर टिश्यू इज हियर। सो दिस इज हाउ जो एरियोलर टिश्यू है बेटा वो काम करता है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है हमारे पास अगले टाइप्स ऑफ जो टिश्यूज हैं। सो स्टार्टिंग विद द एडिपोज टिश्यू नाउ। सो जब हम बात कर रहे हैं बेटा एडिपोज की, तो कंफ्यूजन हो जाती है यार। ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन माइंड है, कितने ही नाम याद रखेगा, और इतने टाइप के तो टिश्यूज हैं हमारे पास। तो वरी नॉट, मैं बताऊंगी ट्रिक्स हमारे पास क्या क्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं एडिपोज टिश्यू की, ठीक है, तो एडिपोज से ना देखो एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, ऑफेंड कोई भी नहीं होगा, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा इस चीज से, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें कुछ बोला जाता है और हम हो जाते हैं ऑफेंड कि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। तो दिल पे किसी को नहीं लेना है, और सब सुनो कि क्या है। एडिपोज से हम याद रखेंगे आदि पोज, ठीक है। तो इसको अगर हम बोलें कि क्या है, तो इससे मैंने क्या बोला आपको एक नाम याद रखना है। क्या है नाम? आदि, ठीक है। और पोज तो भाई पोज ही है अपना, ठीक है। आदि पोज नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा फैट है, ठीक है। आदि पोज नहीं दे पा रहा क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा फैट है। तो इसी से आप याद रखेंगे कि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये जो है बेटा ये फिल्ड होते हैं फैट ग्लोब्यूल से, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में काफी ज्यादा जो फैट है वो ऑक्यूमुलेट होता है, मतलब कि ये बेसिकली फैट स्टोरिंग वाले टिश्यू हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि खुद दिखते कैसे हैं, ठीक है, मान लिया कि फैट स्टोर करें तो ये दिखते कैसे हैं। ये जनरली ओवल होते हैं और राउंड होते हैं शेप में। और अगर हम बात करें कि अगर ये टिश्यू है तो ऑब्वियसली सेल से बना हुआ है, तो इनके सेल्स का कुछ नाम है, तो बिल्कुल है। जो एडिपोज टिश्यू है बेटा, इसके जो सेल्स हैं वो कहलाते हैं एडिपोसाइट्स। व्हाट आर दे नोन एज? दे आर नोन एज एडिपोसाइट्स। तो दिस वाज सिंपल, राइट। अब अगर हम आगे चलेंगे, ठीक है, तो इसके नाम से एडिपोज टिश्यू हमें ये पता लग गया कि ये जो है ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है। तो अब ये सोचो कि जब फैट है तो उसके फायदे क्या क्या होंगे। मतलब कि मान लो कि सर्दियां आ रखी है ना, तो हम क्या करते हैं, हम मोटा सा कंबल लेके लेटे हुए हैं और बाहर से आके कोई अगर मुक्का मारे, ठीक है, मान लो जैसे होता है ना भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है यूजुअली, या फिर हम फन करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कि कोई कंबल के अंदर घुस के बैठा हुआ है और जाके फिर हम पंच करना शुरू कर देते हैं, बट हमें उतनी जोर से लगती नहीं है ना, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड हैं जी अपने कंबल से। और वहीं आके कोई सामने से मुक्का मारे तो, कोई सामने से मुक्का मारेगा तो बड़ी जोर सी लगती है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है, राइट। तो इससे मैम आप क्या समझाना चाह रही हैं? मैम ये समझाना चाह रही हैं कि जो एडिपोज टिश्यू में फैट्स हैं, जब वो किसी ऑर्गन्स के आसपास प्रेजेंट है, जैसे कि आप जब कंबल के अंदर थे तो आप हो गए ऑर्गन, वो जो कंबल है बेटा वो आपके लिए काम करेगा फैट का, और जो बाहर से मुक्का लग रहा है, राइट, वो रहेगा किसी भी तरीके का शॉक जो हमारे ऑर्गन्स को मिल सकता है, या फिर लेट्स से कोई इंजरी हो रही है या कुछ भी। तो क्योंकि आपके पास कंबल है, आप प्रोटेक्टेड है। सेम वे जब ऑर्गन्स के पास वो फैट वाले सेल्स आसपास प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू वहां प्रेजेंट है, तो वो जो है उसे शॉक नहीं लगने देता, जिस वजह से ये जो एडिपोज टिश्यू है ये काम करता है बेटा शॉक एब्जॉर्बर का। क्या काम करता है? ये काम करता है शॉक एब्जॉर्बर का। इसके अलावा नॉर्मली सर्दियों में सोओगे तो ठिठुर के जम जाओगे, है ना, एकदम से चिल, बस फ्रीज हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई हमारा। तो वहीं पे अगर मैं आपको एक चादर या कंबल दे दूं तो थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है ना। सेम वे जब हम बात कर रहे हैं अपनी बॉडी में बेटा फैट स्टोरेज की, जब हम बात कर रहे हैं इन एडिपोज टिश्यूज की, तो ये हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को इंसुलेट करने में। बाहर जो भी टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं उससे हमारी बॉडी को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करते हैं ये एडिपोज टिश्यू, और ये जो है दे एक्ट एज द इंसुलेटर, ठीक है। ये हो गया इसका एक और फंक्शन। इसके अलावा देखो किसकी बॉडी में कितना फैट स्टोर्ड है उस बेसिस पे हमारी बॉडी का जो शेप है वो भी डिसाइड होता है, राइट। सो जो एडिपोज टिश्यू है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल
फॉर डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द बॉडी, फॉर गवर्निंग द शेप ऑफ द बॉडी। इसके अलावा अगर हम ये पूछें कि मैम इतना सब तो आपने बता दिया कि ये काम क्या क्या कर रहा है, पर ये प्रेजेंट कहाँ है ये तो बताओ, तो बेटा जी अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंस की, तो ये यूजुअली जो है ये हमारे स्किन के नीचे मिल जाएगा आपको काफी ज्यादा। देखो यहाँ पे फैट स्टोरेज जो है वो यूजुअली रहती है। देन हमारे हार्ट के आसपास, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट के आसपास जो है कोई चीज प्रेजेंट हो, द रीजन बीइंग हार्ट को प्रोटेक्शन चाहिए। अगर हार्ट जो है एकदम खुले में प्रेजेंट है तो भाई कोई भी मुक्का मारेगा हमारे दिल को लगेगी और हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे, ऐसा तो हमको नहीं चाहिए, है ना। तो इसीलिए हार्ट के इर्द गिर्द काफी ज्यादा जो बेटा एडिपोज टिश्यू है वो प्रेजेंट रहता है, ताकि हार्ट जो है वो अच्छे से प्रेजेंट रहे, उसकी जो भी शॉक है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, ये बात हो गई अपने एडिपोज टिश्यू के प्रेजेंस की जो कि हार्ट में है। इसके अलावा ब्रेन में, दिमाग में तो चोट बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, है ना, दिमाग में चोट नहीं लगनी चाहिए वरना दिमाग नहीं चलेगा हमारा। तो ब्रेन में भी काफी ज्यादा एडिपोज टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को बेसिकली हेल्प करते हैं शॉक एब्जॉर्बेंस से। इसके अलावा हमारे आई बॉल्स के नीचे, ठीक है, जो हमारे आई बॉल्स है ना, ये आई बॉल्स जो होते हैं इसके नीचे मिलेंगे, इसके पीछे वाली साइड में मिलेंगे, ताकि आई बॉल्स को कोई भी किसी भी तरीके का झटका ना लगे। तो ये हो गया कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ है, राइट। तो ये हो गया जी इसके मेन फंक्शन की, इंसुलेटर का काम करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, एंड ऑब्वियसली फैट ग्लोब्यूल्स है इसमें तो ये फैट रिजर्वॉयर का भी काम कर रहा है। एंड इसी की वजह से जो भी अपने ऑर्गन्स हैं वो भी अपने पोजीशन मेंटेन करते हैं। पहला था अपना एरियोलर टिश्यू, राइट, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ एरियोलर टिश्यू है, तो उसकी वजह से भी ऑर्गन्स जो थे वो अपनी जगह पर थे। और एडिपोज टिश्यू क्योंकि ये फैट कंटेन कर रहा है, ये भी असिस्ट करता है ऑर्गन्स को उनकी स्पेसिफिक जगह पे रहने के लिए। एंड अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो जैसे हमने देखा कि इसकी जो साइट्स, इसकी जो सेल्स हैं उनका कुछ नाम है, और वो नाम क्या है, एडिपोसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर देखो जब आपके एमसीक्यूज आएंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ चीज़ें आ गई, वहाँ पे वो वन वर्ड आंसर्स पूछेंगे ना, 1 नंबर के लिए आ सकता है, व्हाट आर द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू कॉल्ड एज, सो यू नीड टू आंसर सिंपली एडिपोसाइट्स। एडिपोज से एडिपो है ही, साइट्स जो है बेटा वो सेल्स याद दिला देंगे, ठीक है। तो एडिपोसाइट्स आर द सेल्स। एंड देन ऑब्वियसली सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही, और हमें ये भी पता लग गया अब तक कि एडिपोज टिश्यू में जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फ्लैट ड्रॉपलेट्स हैं, वो काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एडिपोज टिश्यू दैट वी हैव। एंड देन इसके अलावा और भी बहुत सारे टिश्यूज हैं हमारे पास, है ना। तो लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड लर्न अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू। तो जब बेटा हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की, राइट, हमें पता है कि वो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। जैसे एरियलर टिश्यू जो है, जहाँ पे भी गैप प्रेजेंट है, जैसे स्किन और मसल के बीच में गैप प्रेजेंट है, तो वहाँ पे एरियलर टिश्यू था, तो उसने कनेक्ट किया ना स्किन और मसल को। सेम वे अगर वो ऑर्गन्स के आसपास है तो वो ऑर्गन को बाकी चीज़ों से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। जो एडिपोज टिश्यू है, क्योंकि ये फैट रिजर्वॉयर का काम कर रहा है, तो इसने क्या किया हुआ है, इसने जो है काफ़ी स्पेस कवर किया है, जिससे कि ये अगेन एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, तो हमारे पास आ जाता है ये फ्लूइड या फिर वैस्कुलर टिश्यू। तो फ्लूइड से अगर आपको याद आ रहा हो, हमने सीखा था कि कोई चीज़ जो फ्लो कर सकती है, क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। और हमारी बॉडी में फ्लो क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या बहता रहता है, हमारी बॉडी में बेटा फ्लो करता है ब्लड। हमारा जो खून है वही तो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो ब्लड जो है बेटा वो है एग्जाम्पल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो लिम्फ है वो भी काम करता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, राइट। एंड अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अपने ब्लड की, अब इसमें क्या क्या है ना, एक एक चीज़ ध्यान से देखना तो बनता ही है। इससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ, इससे पहले वो चीज़ ये है कि जो अपना एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू की अगर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है। तो एडिपोज टिश्यू का मैट्रिक्स किस टाइप का होता है, तो एडिपोज टिश्यू क्योंकि ऑब्वियसली फैट कंटेनिंग है तो स्पॉन्जी स्पॉन्जी होगा ना, तो ये हार्ड मैट्रिक्स लेके क्या ही करेगा, ये फ्लूइड वाला मैट्रिक्स लेके क्या ही करेगा, इसका जो मैट्रिक्स है वो स्पॉन्जी होना चाहिए, राइट। तो इसका जो मैट्रिक्स है बेटा वो जनरली जेली लाइक होता है। सेम गोज फॉर द एरियोलर टिश्यू एज वेल। जो अपना एरियोलर टिश्यू है इसका भी जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक होता है। ये भी हार्ड लेके क्या ही करेगा,
राइट तो यहाँ पे जो है जेली लाइक मैट्रिक्स है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं अपने ब्लड की, ब्लड में ऑब्वियसली मैट्रिक्स होगा क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, और वो कैसा है, किस चीज से बना है, राइट ये भी तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि हम खून के बिना कुछ भी नहीं है, राइट। तो पहली चीज जो इसका मैट्रिक्स है वो फ्लूइड टाइप है। ऑब्वियसली ये हार्ड मैट्रिक्स लेके क्या ही करेगा, है ना, स्पॉन्जी लेके क्या ही करेगा, इसको तो बहना है, इसको तो फ्लो करना है। तो इसीलिए जो इसका मैट्रिक्स होता है बेटा वो फ्लूइड टाइप होता है जिसके अंदर बाकी चीजें प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है इसका खुद का एक नाम है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये ना वो तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर वाला प्लाज्मा नहीं है, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द प्लाज्मा दैट इज देयर एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। जब हम ब्लड को, जो ब्लड निकालते हैं वो दिखने में तो लाल होता है, राइट। अगर उसको एक मशीन में डालोगे जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहते हैं, उसको जोर से घुमाओगे ना, बहुत सारे चक्कर दोगे उस ब्लड को, तो वो ब्लड के सारे कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं और ऐसा सा हमें कुछ देखने को मिलता है। तो इसमें जो तुम्हें ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ना ऊपर, कलरलेस या पेल येलो, ये प्लाज्मा है। वैसे ये पूरा का पूरा ही इसमें प्लाज्मा है जिसके अंदर हमारे सेलुलर कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है बेटा ये मैट्रिक्स बनाता है अपने ब्लड के केस में, जिसके अंदर हमारे काफी सारे जो सेल्स हैं वो फ्लोट करते हैं। सेल्स क्या कर रहे हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं, मतलब कि आराम से इधर उधर तैर रहे हैं, राइट। और जो फ्लोटिंग वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लोटिंग वाले सेल्स है जो आराम से तैर रहे हैं ना, उन्हें ही कॉर्पस्कल्स कहते हैं। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि मैम कहीं कहीं पे लिखा रहता है रेड ब्लड सेल्स, कहीं कहीं लिखा रहता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो ये क्या है, हम क्या याद रखें, सेल्स या कॉर्पस्कल्स? तो बेटा जी आप याद रखेंगे कॉर्पस्कल्स। और क्यों? क्योंकि कॉर्पस्कल्स जो होते हैं वो सेल्स ही होते हैं वो सेल्स। लेकिन जब कोई सेल फ्लोट करता है ना, एक जगह पे फिक्स नहीं है, उसे हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। तो इसीलिए जब हम ब्लड में प्रेजेंट सेल्स की बात करते हैं तो उन्हें हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। तो आई होप दैट आपका आज का जो ये डाउट है या फिर आज तक जो आपको ये डाउट था कि आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो है इन्हें हम सेल्स बोले या कॉर्पस्कल्स, तो बेटा वो है सेल्स, लेकिन क्योंकि वो फ्लोट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्पस्कल्स। नाउ ये कर क्या रहे हैं, जो ब्लड है ये क्या कर रहा है, तो क्योंकि ये बह रहा है, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, तो ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, अलग अलग चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। ठीक है, कहां से कहां करेगा, ऑब्वियसली भाई इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। हार्ट जो है वहां से ही जनरली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाकी पार्ट्स में जाता है। बट ये नहीं कहेंगे कि ब्लड जो है हार्ट में बन रहा है। हार्ट में जो ब्लड है उसकी बेसिकली उसको पंप किया जाता है कि वो लंग्स में जाए, उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए, वापस से हार्ट में आता है, वापस से वो उसको पंप करता है कि उसको इतना प्रेशर मिले कि वो बाकी बॉडी पार्ट्स में चले जाए, राइट। तो ये जो ब्लड है, राइट, ये जब फ्लो कर रहा है तो ये अपने साथ साथ ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग मटेरियल्स जो है हमारी बॉडी में, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो प्रोटीन्स हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, गैसेस हो गए, या न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हो गए, या फिर इवन हॉर्मोन्स हो गए, उन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, ये जो ब्लड है वही कर रहा है, राइट। तो ये तो हो गई जी बेसिक बात कि जो ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को भी डिटेल में एक बार देख लेना चाहिए, बिल्कुल देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको तो पढ़ना ही है, राइट। तो जब हम डिटेल स्टडी करते हैं, स्टार्ट करेंगे किसके साथ, प्लाज्मा के साथ। तो जो बेटा प्लाज्मा है, अगर मान लो तुम्हारे पास 100 ml ऑफ ब्लड है, राइट, इफ यू हैव 100 ml ऑफ ब्लड, उस 100 में से 55% तो ये प्लाज्मा ही होता है। 55% जो है ये प्लाज्मा होता है, और इस 55% के अलावा जो बाकी चीजें प्रेजेंट है वो अपनी आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, एंड प्लेटलेट्स होते हैं, जो बेसिकली हमारे ब्लड में सेलुलर पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो प्लाज्मा है, क्योंकि ये 55% है, तो इसमें काफी चीजें होंगी, ये इंपॉर्टेंट रहा होगा काफी ज्यादा, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है कि ये जो प्लाज्मा है ये दिखता कैसा है, राइट। तो ये बेटा जनरली पेल येलो या फिर कलरलेस होता है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं दैट इट इज पेल येलो, ठीक है, हल्का एकदम येलो और कलरलेस होता है। ठीक है,
जिसके पास 55% है ब्लड की जायदाद का, ठीक है, ब्लड की जायदाद में ना 55% का हिस्सेदार ये प्लाज्मा है, जो कि काफी चीजें कंस्टिट्यूट करता है, जिसमें से 90% तो वाटर ही होता है। इसीलिए कहा जाता है पानी पियो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 90 से 92% इसके अंदर वाटर है। इसके अलावा जो चीजें बच गई क्या, प्रोटीन्स। तो 7% इसके अंदर प्रोटीन्स है, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स हो सकते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, फिब्रिनोजेन हो गया, ये सारी चीजें इसी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, और इसके अलावा इसमें सॉल्ट्स जो है ना, बोलोगे कि मैम जो नमक हम खा रहे हैं वो, तो बेटा वो भी है। इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स हमारी जो ब्लड है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ब्लड में स्पेसिफिकली कहाँ है, तो वो हमारे फ्लूइड पार्ट दैट इज प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो ये रहा जी प्लाज्मा, और यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी तो निकालेगा ही ना। अब वो कैसे निकालेगा, क्या करेगा, ये सब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए उस चीज़ के लिए, राइट। सब कुछ अभी जान लोगे तो दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि हम आपको लोड कर दें बहुत सारी चीज़ों से। इसीलिए तो भाई सरकार ने ये सिस्टम रखा है ना कि अलग अलग साल में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, राइट। तो अभी 9th क्लास में तो अभी ये जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, और हम बाद में ये सीखेंगे कि ब्लड एक्चुअल में कैसे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, और किस किस तरीके से ये वेस्ट कैरी कर रहा है या न्यूट्रिएंट्स कैरी कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी रेस्ट्रिक्ट होंगे सिर्फ उतनी नॉलेज पे जो हमारा ब्रेन अच्छे से अकोमोडेट कर पाए। तो अब तक आपके ब्रेन ने क्या क्या अकोमोडेट कर लिया जी, आपके ब्रेन ने अकोमोडेट कर लिया कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एनिमल टिश्यूज का पार्ट है, राइट। इसके अलावा आपके ब्रेन ने ये भी अकोमोडेट कर लिया होगा कि कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो सिर्फ एक तरीके के नहीं है, ह्यूमन बॉडी में 4 तरीके के हैं, जिसमें से हमने 2 चीजें अब तक जो है कवर कर ली हैं डिटेल में, दैट इज द एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में एयर से हमें क्या याद रखना है कि ये वो टिश्यू है जो कि जहां पे कुछ भी नहीं है वहां प्रेजेंट है, विच मीन्स दैट इट इज द टिश्यू जो जनरली जो भी गैप्स हैं उन्हें फिल करने में हेल्प करता है, राइट। देन हमने पढ़ा एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू को हम कैसे याद रखेंगे, एडिपोज नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा फैट है, मतलब कि एडिपोज टिश्यू वो वाले टिश्यूज हैं जिसके पास फैट जो है वो स्टोर हो रहे हैं, और क्योंकि वहाँ फैट है तो फैट के जो भी बेनिफिट्स हैं उस हिसाब से उसके फंक्शंस हो जाएंगे। एंड जो एक चीज़ हमें नहीं भूलनी है वो ये है कि बिल्कुल ऑफेंड नहीं होना है कि भाई मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। तो अगर किसी का नाम आदि है या कुछ भी है तो आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होना। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं जी थोड़ा आगे और देखते हैं कि जो हमने 3rd टाइप स्टार्ट किया था दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या क्या है। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया प्लाज्मा के बारे में। अब चलेंगे जो अपने सेलुलर कॉम्पोनेंट्स हैं जिन्हें हम कॉर्पस्कल्स कह रहे हैं, उनके बारे में पढ़ने के लिए। तो कॉर्पस्कल्स जो है बेटा वो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के हैं। क्या क्या है, हमारे पास है आरबीसीज, और इस आरबीसी का फुल फॉर्म सबको ही प्रेजेंट होगा, जिसमें से हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स। क्या है, रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है, वो नाम है बेटा एरिथ्रोसाइट्स। एंड ये जो एरिथ्रोसाइट्स है यही हमारे आरबीसीज हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि कोई बोल दे कि आरबीसीज क्या होता है, एरिथ्रोसाइट क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज है। और अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जनरली डिस्क शेप के होते हैं, मतलब कि जो ये हैं ये जनरली आपको डिस्कॉइड दिखेंगे, बट इनके बीच में आपको गड्ढे सा दिखेगा, ठीक है। अगर तुम इसे साइड से देखना चाहो ना, ये तो फ्रंट व्यू हो गया, साइड से ना ये कुछ ऐसे दिखते हैं, दोनों ही तरफ से इसमें गड्ढे हैं। तो गड्ढों को हम क्या कहते हैं, गड्ढे देखो कहाँ होते हैं, गड्ढे आपको ना गुफाओं में मिलेंगे, है ना। गुफाएं जो होती हैं वो गड्ढी सी होती है, तो ये जो गुफाएं हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केव, राइट। तो क्योंकि दोनों तरफ से आपको ये गड्ढे जैसा दिख रहा है तो भाई ये हो जाता है बाई कॉनकेव। और ये जो कॉनकेव है ये आपने मिरर्स के रिलेटेड भी पढ़ा होगा जब हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज या फिर मिरर्स पढ़ते हैं, राइट। सो ये डिस्क जैसे से होते हैं, और ये दोनों ही तरफ से बेटा अंदर की तरफ थोड़ा सा इनमें ग्रूव होता है, जिसकी वजह से इन्हें हम बाई कॉनकेव कहते हैं। तो ये सवाल भी आ सकता है कि मैम ये ग्रूव जैसा क्यों है, ये क्यों अंदर की तरफ पिचका हुआ है। तो ये बेटा पिचका हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो यहाँ से जा चुका है, ठीक है। वो न्यूक्लियस जो है इसके अंदर से निकल के जा चुका है।
क्यों हुआ मैम ऐसा? तो बेटा ऐसा होता है कि जब अपना आरबीसी छोटू सा होता है ना, जब बेबी होता है तब तो इसके पास न्यूक्लियस होता है, पर जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा, जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, इसमें से न्यूक्लियस जो है वो निकल जाता है, क्योंकि इसे जगह देनी होती है हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन जो है ये एक तरीके का रेड पिगमेंट है। क्या है? ये है बेटा रेड पिगमेंट, जो कि ब्लड को उसका स्पेसिफिक रेड कलर देता है। तो जो अपना ब्लड रेड कलर का है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस आरबीसी, और आरबीसी में भी किसकी वजह से? ये जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है। एंड ये जो आरबीसी है ये हेल्प करता है किस काम में? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में। और ये भी बता दूं कि ये कैसे कर रहा है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये रेड कलर तो दे रहा है, इसके अलावा इसके पास एक और सुपर पावर है। वो सुपर पावर ये है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसको बड़ा प्यार है ऑक्सीजन से। इस हीमोग्लोबिन को बहुत प्यार है ऑक्सीजन से। तो क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन ना ऑक्सीजन को अपने ऊपर बाइंड कर लेता है, एंड देन ये मिलके पूरी बॉडी में ट्रैवल करते रहते हैं और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी बेटा अपने हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के प्यार की कहानी, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी का फायदा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें जो ऑक्सीजन है वो मिल रहा है। नाउ आते हैं WBCs पे। अब जो ये WBCs हैं, इसमें B और C, उनका तो फुल फॉर्म वही ब्लड सेल्स है या फिर ब्लड कॉर्पस्कल्स है, बट जो W है इट स्टैंड्स फॉर वाइट। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और ये जो ल्यूकोसाइट है ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स इन द सेंस मैम, क्या ये जाके बॉर्डर पे लड़ाई करने वाले हैं? जी हाँ, ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं वो बताती हूँ। तो ये जो WBCs हैं ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ये जनरली इनका शेप इरेगुलर सा होता है, ऐसा नहीं कि कुछ शेप जो है वो फिक्स होगा, राइट? एमीबॉइड हो सकते हैं, मतलब कि आड़े तिरछे से शेप में हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि इसके पास खुद का न्यूक्लियस है। आरबीसी के पास तो न्यूक्लियस नहीं है ना, या फिर ये कह लो कि उसने न्यूक्लियस को अपनी बॉडी से दफा कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि उसे जगह देनी थी हीमोग्लोबिन को। लेकिन ये जो WBC है बेटा, इसमें ना न्यूक्लियस होते हैं, एंड इनके अंदर कैसा न्यूक्लियस है उस बेसिस पे इन्हें हमने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है, एंड ऑल्सो इनके पास ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है या नहीं है उस बेसिस पे डिवाइड किया है। तो हमारे पास 5 अलग तरीके के WBCs हैं, जिनके नाम है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल एंड इओजिनोफिल। जिसमें से ये बेजोफिल, इओजिनोफिल और न्यूट्रोफिल जो है ये ग्रैन्युलर होते हैं स्ट्रक्चर में, मतलब कि इनके में ना आपको ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। वहीं पे अगर हम मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की बात करें तो इनके ऊपर कोई ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ज़्यादा भारी हो गया? डोंट गेट कंफ्यूज, आप अभी बस इतना याद रख लो कि इसके 5 टाइप्स हैं, जिनका नाम है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेजोफिल, इओजिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, ग्रैन्युलर, ए ग्रैन्युलर, इट्स फाइन। अभी इतना मत स्ट्रेस दो दिमाग को। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक चीज़ और नोट डाउन करने वाली है, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, वो ये है कि मोनोसाइट के पास जो है होता है लार्जेस्ट न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है इसके पास? इसके पास होता है लार्जेस्ट न्यूक्लियस। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि सबको ये चीज़ याद हो जाए और दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसके पास है लार्जेस्ट न्यूक्लियस। एंड अब ये क्या कर रहा है? ये तो हमें पता है ये सोल्जर है, पर सोल्जर कैसे है मैम? ये तो आंसर दो, ये तो बताया नहीं आपने। बता रही हूँ, पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस इंपॉर्टेंट है लाइफ में, राइट? तो ये जो WBCs हैं, जैसे कि इसके अलग अलग टाइप्स हैं, ये सारे के सारे टाइप्स जो होते हैं ना वो सुपर डुपर एक्टिव होते हैं एंड एग्रेसिव होते हैं। मतलब कि जब भी हमें चोट लगती है, राइट, तो ये भाग भाग के वहाँ जाते हैं कि यस, यहाँ पे कोई तो चीज़ ऐसी आई होगी जिससे मुझे लड़ना है, राइट? तो ये क्या करते हैं, जब भी चोट लगती है, साइट ऑफ इंजरी जो है वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमें हार्म कर सकती है, ये उनसे फाइट करते हैं। तो क्योंकि फाइट कर रहे हैं तो भाई इनका काम तो सोल्जर वाला हुआ ना, इसीलिए इन्हें हम सोल्जर ऑफ द बॉडी जो है वो कहते हैं। इतना हो गया क्लियर? अब चलते हैं आगे और देखते हैं अपना लास्ट टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल। तो भाई ये जो ब्लड कॉर्पस्कल है हमारी बॉडी में, इन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट, जो बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। और इन प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और इनका अगर शेप देखें तो ये काफी हद तक आरबीसीज जैसे ही हैं, मतलब कि ये भी डिस्कॉइड है, मतलब कि डिस्क जैसे हैं। लेकिन अगर फर्क है, वो फर्क है बेटा इस चीज में कि यहाँ गड्ढे जैसा था, मतलब कि ये कॉनकेव था, और ये जो है ये दोनों ही तरफ से उभरा हुआ होता है, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर बाई कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स होता है ना। तो केव को तो गुफा से याद रखना। कॉनकेव कौन सा स्ट्रक्चर होगा? जिसका जो पार्ट है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो हमेशा अंदर वाला होगा। वहीं पे कॉन्वेक्स का हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब कि वो जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो ये थी ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से बता देना कमेंट सेक्शन में। तब तक आगे चलते हैं। यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है, एंड इनका शेप थोड़ा बहुत स्पिंडल शेप का भी होता है, मतलब कि थोड़े से ऐसे दिखेंगे, राइट। तो देखो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये इनका क्या हो गया? कॉन्वेक्स वाला साइड। और इनकी जो एंड्स होती हैं, एंड्स जो कोने वाला पोर्शन है, कि थोड़ा सा टेपरिंग होता है, जिस वजह से इन्हें हम कहते हैं कि इनका स्पिंडल शेप है। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनका काम क्या है? तो इनका काम है ब्लड को जमा देना। दही नहीं जमाएंगे, ये ब्लड को सुखाने का काम, ब्लड को क्लॉट करने का काम। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये है बेटा अपने प्लेटलेट्स का फंक्शन। तो जिसको कभी चोट लग जाए और अगर आपका ब्लड रुक नहीं रहा या फिर काफी टाइम लग रहा है सूखने में, तो बेटा आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है। तो आप खाइए पपीता, आप खाइए नींबू वाली चीजें, राइट। नींबू खाइए, संतरे खाइए। तो डाइट में रोज तो नींबू लो, ताकि बॉडी में जो है प्लेटलेट्स बनना स्टार्ट हो, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड नहीं रुकेगा, इंजरी जल्दी हील नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपके लिए एक छोटू सा ज्ञान आज के लिए कि ठीक है हम अपनी डाइट में ऐसा क्या डालें जिससे कि हमारा बेनिफिट हो सके, राइट। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बीट रूट खाओ, स्पिनच खाओ, अनार खाओ। वैसे तो बड़े महंगे होते हैं अनार, तो बीट रूट खा लो, बहुत अच्छा सा काम चल जाएगा। और नींबू तो खा ही लो, नींबू से तो हर चीज़ मिल जाती है, विटामिन सी मिल जाता है आपको। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ईट। देखो बायो में खाने की भी चीज़ें पता लग रही है ना। तो ये हो गया अपने कॉर्पस्कल्स के बारे में। नाउ जब हम आगे चलेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें अभी भी बची हुई हैं सीखने को, है ना। तो उसमें से एक चीज़ है अपना स्केलेटल टिश्यू, राइट। तो स्केलेटल टिश्यू तो सुनते ही मैम हम सबको पता है हमारे दिमाग में स्केलेटन आ रहा है, हमारा पूरा ढांचा भाई, और हमारी पूरी बॉडी स्केलेटल टिश्यू की वजह से ही तो एक शेप में है, और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड भी है, राइट। तो ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ वो स्केलेटल टिश्यू, जो कि एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी वजह से ही एस्टैब्लिश हुआ। और इसमें देखो हमें पता है हमारे पास बहुत हार्ड चीज़ें है ना, जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, एंड उसको क्या बोल रहे हैं हम? उसे बोल रहे हैं हम बोन, हड्डी। इसी बोन को हिंदी में क्या कहते हैं? हड्डी, राइट। और ये जो हड्डी है ये हमारी पूरी बॉडी का जो बेसिक स्केलेटल फ्रेमवर्क है वो बनाती है। ये क्या कर रहा है? इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपने बोन का। नाउ ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि वही सपोर्टिव फ्रेमवर्क बना रहा है, एंड इसका भी मैट्रिक्स होगा। जो इसका मैट्रिक्स है, क्योंकि बोन खुद हार्ड है, तो ये स्पॉन्जी या फिर फ्लूइड वाला मैट्रिक्स लेके क्या करेगा? इसको तो हार्ड वाला मैट्रिक्स चाहिए, है ना। तो जी हाँ, इसका जो मैट्रिक्स है वो हार्ड होता है, और वो बना होता है कैल्शियम की चीज़ों से, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ज़्यादातर जो है कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रेजेंट होता है अपने बोन में, एंड इसमें प्रोटीन जो है वो भी प्रेजेंट होता है। उस प्रोटीन का नाम है ओसिन। ठीक है, ओसिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि इसको वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये जो बोन है इसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, जिसके अंदर हमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मिल जाएगा, एंड काफ़ी सारे नर्व्स होते हैं। जैसे कि यहाँ चोट लगी है तो यहाँ से यहाँ तक चीज़ें जा रही है ना, तो थोड़ा बहुत जो रोल है इसमें भाई अपने बोन मैरो का भी होता है। देन अगर हम बात करें कि भाई ये बोन किससे बना है, क्योंकि ये टिश्यू है तो मतलब ये किसी तरीके के सेल से बना होगा, राइट। तो यस, जो बोन सेल्स हैं उनका भी एक नाम है, जिन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट्स कहते हैं, जो कि जुड़ के ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जी बोन की बात। अब बोन के अलावा
बोन के अलावा भी हमारे पास एक हार्ड वाला टिश्यू है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो कार्टिलेज है बेटा, इसे हम सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये जनरली बोन के मुकाबले थोड़ी सॉफ्ट होती है। कभी देखना आपने कान टच करो तो यहाँ कान पे चीजें हैं, हार्ड है, जैसे कि ये वाला पोर्शन टच करेंगे तो हार्ड तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मूवेबल है। हड्डी की तरह एकदम फिक्स नहीं है कि भाई मोड़ ही नहीं सकते। हम यहाँ से तो मोड़ सकते हैं बट हम हड्डी को यहाँ से नहीं मोड़ सकते, राइट। तो हार्ड जो है बोन है, और इससे थोड़ा जो सॉफ्ट पोर्शन है वो है अपना कार्टिलेज। और कार्टिलेज अगेन जो इसका मैट्रिक्स होता है बेटा वो हार्ड होता है, बट ये थोड़ा सा इलास्टिक जो है वो होता है एज कंपेयर टू द बोन्स। एंड इसके अंदर ऑब्वियसली इसके भी सेल्स होंगे, तो इसके जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। एंड इसके अंदर जो इलास्टिसिटी है, भाई ये इलास्टिसिटी कैसे है, ये मूव कैसे कर रहा है, नोज की टिप टच करोगे देखो ये भी मूवेबल होती है, बट यहाँ कुछ हार्ड सा फील हो रहा है, वो कार्टिलेज है। तो ये फ्लेक्सिबल कैसे है? ये फ्लेक्सिबल है बेटा अपने पास एक टाइप के प्रोटीन से जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रिन। थोड़े कॉम्प्लेक्स नेम्स है, इसीलिए काफ़ी लोगों को बायोलॉजी से लगने लग जाता है डर, राइट। तो ट्राई करेंगे कि जो चीज़ें याद हो सके उन्हें काफ़ी हद तक याद रखें और बार बार रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा और छोड़ दिया, बार बार रिवाइज करेंगे तभी तो चीज़ें याद होंगी, राइट। तो उसी रिवीजन का पार्ट है कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो है ये सेल्स बनाते हैं किसके? कार्टिलेज के। और इन कार्टिलेज में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिन्हें हम कह रहे हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन, जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स को यानी कि कार्टिलेज को अल्टीमेटली फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कर रहे हैं। नाउ जब हम आगे चलते हैं, ठीक है, जब थोड़ा और आगे चलेंगे तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? चलते हैं तो ऑब्वियसली हड्डियाँ तो प्रेजेंट ही है, बट इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि हड्डियों के साथ क्या चीज़ें हैं, तो बेटा जहाँ पे भी जॉइंट्स है ना, अपने जॉइंट्स पे आपको कार्टिलेज देखने को मिलेंगे। ये जनरली आपको बोन्स के जो जॉइंट्स है वहाँ देखने को मिलेंगे, नाक में देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया नोज टिप है, कान में देखो प्रेजेंट है ना, कान में भी हमारे पास कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ गले पे ट्राकिया होता है, देखो कभी गला टच करके देखना तो यहाँ फील होगा कि कोई चीज हार्ड है बीच वाले पोर्शन में, राइट। और ये ऐसा नहीं कि स्मूथ है एकदम, कि एकदम से फील हो रहा है कि कोई स्मूथ चीज है। यहाँ ना आपको ऐसे ग्रूव्स फील होंगे, ग्रूव्स इन द सेंस ऐसे सा स्ट्रक्चर फील होगा कि हाँ कोई चीज तो एक के ऊपर एक अटैच्ड है। तो ये जो अटैच्ड है ना बेटा, ये एक्चुअली ना कार्टिलेज की ही रिंग्स हैं। क्या है ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि प्रेजेंट होती है अपने विंड पाइप में, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया का दूसरा नाम है बेटा विंड पाइप, ठीक है, जहां पे ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। और ऑब्वियसली इनका कोई तो काम होगा, तो इनका जो काम है वो काम है बेटा ये जो ट्रैकिया है इसको कोलैप्स ना होने देने का, ताकि ये ट्रैकिया एकदम से पिचक ना जाए, चिपक ना जाए। उसका जो प्रिवेंशन है वो किसकी वजह से होता है? वो इस कार्टिलेज की वजह से होता है। तो यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, कि ये जो ट्रैकिया भैया है हमारे पिचक ना जाए, इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज जी जो है वो प्रेजेंट है। नाउ जब हम और आगे चलते हैं, ठीक है, जब हम और आगे चलते हैं तो देखा जाएगा कि ये कार्टिलेज कर क्या रहे हैं। ये तो पता है कि ये सॉफ्ट बोन है, राइट, बट इनका फंक्शन तो कुछ होगा ना। तो इनका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देने का है, ताकि हाँ अब ऑब्वियसली एक मेन बोन तो नहीं मुड़ सकती, तो जॉइंट्स होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट्स तो मोड़ने पड़ेंगे ना। अब मैं हाथ ऐसे करके तो पूरा टाइम नहीं दिख सकती, राइट। आई नीड टू फोल्ड माई हैंड्स टू ग्रैब समथिंग, आई नीड टू फोल्ड माई हैंड्स। चलने के लिए पैरों का मुड़ना इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पैर रख के चलोगे तो एकदम कठपुतली जैसे लगोगे, राइट। तो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, और वो जो मूवमेंट, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है अपने बोन्स में ये फोल्ड होने के लिए, काफ़ी हद तक वो कार्टिलेज की वजह से है। और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, मतलब कि बोन्स के बीच में अगर खिंचाव आ रहा है तो वो जो खिंचाव है वो एकदम से बोन्स को अलग ना कर दे, वो भी काफ़ी हद तक इन्हीं कार्टिलेज की वजह से है जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी अपने कार्टिलेज की बात। अब चलेंगे आगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, राइट, इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू ही है जिन्हें हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये जनरली अपने बोन्स और मसल से रिलेटेड है,
ठीक है, ये थोड़े फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। इन जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, इसे हम फाइब्रस टिश्यू भी कहते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते। फाइबर से ये मत सोचना कि ये बहुत ऐसे गुशी से होंगे, सॉफ्ट से होंगे, ऐसा नहीं होता। बट इन्हें हम फाइब्रस टिश्यू कहते हैं क्योंकि इनका ऑब्वियसली काम है। काम क्या है? तो ये जो लिगामेंट है, ठीक है, इस लिगामेंट का काम है बोन से बोन को अटैच करना। तो आप कैसे याद रखेंगे? BBL। तो मूवी सबने देखी होगी, कौन सी मूवी जी? जॉनी LLB, राइट। तो LLB को थोड़ा सा उल्टा कर देना है, L की जगह 2 B ले आना और फिर L, BBL, बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक है, बोन टू बोन लिगामेंट। और ये जो लिगामेंट है ये जनरली हमारे बोन को हेल्प करती है कि ठीक है भाई तुम जुड़े रहो, तुम ज़्यादा दूर मत जाओ, ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जानी है। एंड ये जो लिगामेंट है ये येलो फाइब्रस टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। एंड क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ये लिगामेंट जो बोन के बीच में प्रेजेंट है, बोन्स को थोड़ी सी इलास्टिसिटी मिल जाती है कि अगर आपस में खींचे भी, अगर तुम इसे खींचने की कोशिश करोगे एक पर्टिकुलर प्रेशर तक, एक पर्टिकुलर फोर्स तक जो हमारी हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ी रहने वाली हैं। तो वो जो जुड़े रखने का काम किया है वो हमारे लिगामेंट्स ने किया है। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी ने हाई जंप किया, किसी एथलीट ने हाई जंप किया या फिर कोई लॉन्ग जंप के लिए गया तो उनका लिगामेंट जो है वो टियर हो गया, लिगामेंट जो है वो फट गया। तो वो जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा ना उस टाइम पे ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो लिगामेंट है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो फाइब्रस टिश्यू है जो प्रेजेंट है, बोन से बोन को जुड़े रखने में हेल्प करता है। बट ऑब्वियसली अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पड़ी, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा तो ये जो है ये ब्रेक भी हो सकता है। अब आते हैं अपने अगले पे, टेंडन। टेंडन जो है इसका काम होता है मसल से बोन को अटैच करना। तो इसको याद रखा है बेटा मैंने MBT से। अब SST में तुमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा होगा, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, जब आप तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे होंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के ना पहले इनिशियल्स उठा लो MBT, और उसी MBT से तुम यहाँ याद कर लो मसल बोन टेंडन। मसल टू बोन कौन अटैच करेगा जी? टेंडन, ठीक है। अब ये जो टेंडन है क्योंकि ये मसल से बोन को अटैच कर रहा है तो ये जो मूवमेंट है ना, राइट, मूवमेंट जो है ये, क्योंकि जब मसल्स खींचते हैं तो मसल के साथ हमारा बोन भी तो आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मसल उठ के आ गया और बोन नीचे रह गई, ऐसा नहीं होता, राइट। हमारे मसल के साथ बोन भी आते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो मसल के साथ बोन का कनेक्शन है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस टेंडन, और इसको हम वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। और लिगामेंट के कंपैरिजन में ये थोड़े कम इलास्टिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत कम मैट्रिक्स होता है और इसके पास बहुत ज़्यादा वाइट फाइबर है। वाइट फाइबर काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ पड़ा जिसकी वजह से कंपैरेटिवली हार्ड होता है और ये नॉन इलास्टिक है नेचर में। नॉन इलास्टिक मतलब कि तुम ना बहुत हद तक इसको खींच के अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तुमने अलग करने की कोशिश करी तो अल्टीमेटली जो बोन और मसल है वो आपस में अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी बेटा अपने लिगामेंट और टेंडन की बात। एंड यही सारी चीज़ें जो थी आज हमने पढ़नी थी। तो एक बार जल्दी से सब कुछ समराइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है, ठीक है, हमने पढ़ा क्या है। तो हमने बेटा देखो यहाँ समरी करी लिख रहे हैं ना हम, तो ज़रा सी लिख देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बहुत चीज़ें पढ़ी हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसलिए समरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम समरी देखें पूरी चीज़ों की तो हमने बेटा आज पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, राइट। हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और उस कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने 4 अलग अलग तरीके के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ा। हमने स्टार्ट किया एरियोलर टिश्यू से। किससे स्टार्ट किया? एरियोलर टिश्यू से, जहाँ पे हमने देखा कि भाई ये जो है ये स्पेस जो है उसको फिल करने का काम करते हैं। तो स्पेस कहाँ कहाँ फिल होगी जी? स्किन एंड मसल के बीच में अगर कोई स्पेस है, राइट। इसके अलावा अगर किसी ऑर्गन के बीच में स्पेस है तो वहाँ पे भी ये एरियोलर टिश्यू ही काम आने वाला है। इसके अलावा हमने पढ़ा जी अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू क्या था? वो था एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू को याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि आदिपोज नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके पास फैट ग्लोब्यूल्स हैं,
ठीक है, उसके पास फैट ग्लोब्यूल्स हैं और इसके जो सेल्स हैं बेटा उसको हमने क्या याद किया था कि इनका नाम है जी एडिपोसाइट्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? एडिपोसाइट्स। तो एडिपोज में भी तो एडिपो है ना, इस एडिपो से हम एडिपोसाइट याद रखेंगे। ये जो साइट वर्ड है ये जनरली सेल के लिए स्टैंड करता है, तो एडिपोसाइट याद कर लेना इसे अच्छे से। देन इसके अलावा हमने और भी चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ा जी? हमने इसके अलावा और 2 टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें से हमने स्टार्ट किया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से, है ना। फ्लूइड वाला जो टिश्यू है मतलब कि वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है। तो हमने अपनी बॉडी में पढ़ा ब्लड के बारे में कि हमारे पास जो ब्लड है इट इज़ समथिंग दैट कैन फ्लो ईजीली, दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। और क्योंकि ये फ्लो कर रहा है तो ये अपने साथ अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, राइट। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसमें जो 2 चीज़ें हैं, खैर सब में ही 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ द मैट्रिक्स और जो सेल्यूलर कंपोनेंट है ना। इसमें भी वही अपना मैट्रिक्स है और सेल्यूलर कंपोनेंट है। तो इसका जो मैट्रिक्स है उसका हमने एक स्पेसिफिक नाम देखा था। वो नाम क्या था? वो नाम था प्लाज्मा, जो कि ब्लड का 55% फॉर्म कर रहा था। क्या कर रहा था? ब्लड का 55% फॉर्म कर रहा था। देन हमने देखा सेल्यूलर कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के हैं और मिलके वो 45% बनाते हैं। और क्या क्या थे? हमारे पास था बेटा आरबीसी, हमारे पास था डब्ल्यूबीसी, था क्या? अभी भी है मैम, ये क्या बोल रहे हो? था। तो प्लेटलेट्स, ये जो है हमारे ब्लड कंपोनेंट जो है वो है। एंड लास्टली हमने जो सबसे लास्ट में स्टडी किया वो किया था बेटा अपने बारे में ही किया है हमने आज तो वैसे सब कुछ। लास्ट में हमने किया था अपना जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, राइट, जिसे हम कहते हैं स्केलेटल टिश्यू। और इसके अलावा हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा आज बोन के बारे में। किसके बारे में? बोन के बारे में। देन हमने पढ़ा कार्टिलेज के बारे में, ठीक है, कार्टिलेज के बारे में। देन हमने लास्टली लिगामेंट्स, जो अपना लिगामेंट है उसके बारे में स्टडी किया। थोड़ा सा इरेज करेंगे क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यस, तो हमने लिगामेंट्स के बारे में किया, जिसमें कि हमने देखा कि ये लिगामेंट क्या है? BBL। एंड लास्टली हमने किया टेंडन के बारे में। तो टेंडन को याद रखने की क्या ट्रिक थी? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आपको मोहम्मद बिन तुगलक नहीं लिखना है पेपर में, आपको पेपर में लिखना है मसल टू बोन इज द टेंडन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बेटा वो आज हमने स्टडी करी हैं। आई होप दैट कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में ये क्या होता है एंड हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, राइट। इसे हम कैसे जो है याद रख सकते हैं प्रॉपर्ली, राइट। तो आई होप दैट ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं एंड आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो यू नो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डाउनलोड द स्कॉट प्लस ऐप, जो कि आपको ईजिली मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, ताकि आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ मिल जाए, राइट। तो इसी के साथ मैं आज का जो सेशन है वो एंड करती हूँ। आई होप दैट हम जल्द से फिर से मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर बचा हुआ है मैम, मिलना तो बनता है। तो तब तक के लिए व्हाट यू नीड टू डू, you need to take care of yourself. Please stay happy, healthy and safe. दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।